हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक लेक्चर करेंगे, नया चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज इसे स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो अभी तक जो हमने स्टडी किया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, उसमें हमने एटम और मॉलिक्यूल का फंडामेंटल्स सीखा था। जैसे कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, फॉर्मूला मास क्या है, मोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये सारे डिटेल्स हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े। इसके अलावा स्टोइचियोमेट्री, उसका न्यूमेरिकल सीखा, एंड फिर हमने लिमिटिंग रिएजेंट सीखा और यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस भी सीखा। इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है? इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है कि एटम जो है वो दिखता कैसा है और एटम्स के कितने सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स पॉसिबल है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ योर जे जे थॉमसन। ठीक है, जे जे थॉमसन के मॉडल से लेके, जिसके लिए जे जे थॉमसन को 1906 में नोबेल प्राइज मिला था, तब से लेके एटम के जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और इन क्वेश्चंस को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया और एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर है उसका वैलिडिटी बताया। और आज के ज़माने में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जाना जाता है वो है मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये था जे जे थॉमसन का स्ट्रक्चर। सो स्टार्टिंग विद दिस टू टिल डेट, अभी तक का जो जर्नी है, कौन कौन सा एटॉमिक स्ट्रक्चर सामने आया था, जे जे मॉडल आया था, और एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चेंज हुआ, क्या कॉन्सेप्ट हुआ। इसके अलावा एटॉम का स्ट्रक्चर के अलावा एटम के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके वजह से इसका स्पेक्ट्रम कैसा फॉर्म होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, ये सब कुछ हम लोग इन डेप्थ स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, सो जो की टॉपिक है इस चैप्टर का वो ये है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि हम लोग लास्ट पढ़ चुके हैं, तो ये यहाँ पे रहने देंगे। ये इसको अगर आप चाहो तो मेरा कुछ लेक्चर है उसको देख सकते हो। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल, देन योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन योर डी ब्रोगलीज रिलेशन जिसको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का बेसिक कहते हैं, एंड देन सम क्वांटम नंबर कॉन्सेप्ट। इतना हम स्टडी कर लेते हैं तो हमारा इंटायर चैप्टर कवर हो जाता है। ठीक है, सो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है पिछले चैप्टर में। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ सकते हो, जिन्होंने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है। ठीक है, हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन जो जे जे थॉमसन ने किया था। तो ये क्या था? जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया था अपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ओके, इसमें एक ट्यूब होता है, गैस ट्यूब। इसमें कोई गैस हो सकता है या एयर हो सकता है। इन्होंने एयर लिया था जिसको बहुत ही लो प्रेशर पे रखा जाता है, मतलब पंप के थ्रू इसके अंदर से सारे एयर को बाहर निकाल लिया जाता है, बहुत कम एयर अंदर छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत लो प्रेशर पे होता है। और इसके एनोड और कैथोड, ये रहा एनोड, पॉजिटिव चार्ज याद रखना, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। इसके अक्रॉस में बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। यहाँ जब हाई वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो जो अंदर का एयर मॉलिक्यूल है वो आयोनाइज्ड हो जाता है, और आयोनाइज होके एक रे जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करने लगती है। इस रे को कैथोड रे कहा जाता है। इज इट क्लियर? कैसे पता चला कि यहाँ से कोई रे जा रहा है कि नहीं, क्योंकि ये रे तो दिखता नहीं है हमें। तो इसके लिए क्या होता है, एनोड के चारों तरफ एक फ्लोरेसेंट कोटिंग किया जाता है। ओके, यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट कोटिंग किया गया रहता है। फ्लोरेसेंट कोटिंग क्या होता है, लाइट बल्ब वगैरह जो होता है, आप अगर कभी देखे होगे ट्यूब लाइट या फिर CFL बल्ब जो होता है, उसके जो ग्लासेस होते हैं उस पर एक वाइट कलर का पाउडर लगा रहता है।
वो पाउडर एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है। फ्लोरेसेंट मटेरियल मीन्स जब भी कोई भी रे, सपोज अल्ट्रावायलेट रे या कोई भी रे, नॉन रेडिएटिव रे, इंफ्रारेड रे, इससे जाके टकराता है, यूवी रे या इंफ्रारेड रे, तो ये विजिबल लाइट ग्लो करने लगता है। ठीक है, या तो व्हाइट लाइट हो, ग्रीन लाइट हो, कोई भी एक लाइट ग्लो करेगा। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरेसेंट मटेरियल का डिफरेंट आउटपुट होता है। तो ये जो होता है एक विजिबल लाइट ग्लो करेगा यहाँ पे। ठीक है, जो CFL बल्ब वगैरह होते हैं वो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे जो फ्लोरेसेंट कोटिंग है वो ग्रीन ग्लो करेगा। यहाँ ऐसा ही मटेरियल यूज किया जाता है। तो इससे पता चला कि यहाँ से कोई एक रे है जो पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्ज का होगा। ये इनका सबसे पहला ऑप्शन समझ में आता है हमें इस एक्सपेरिमेंट से। दूसरा एक्सपेरिमेंट, दूसरी बात जो समझ में आती है वो इसका मास और चार्ज निकालने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो डिटेल में नहीं है सिलेबस में। तो जो आउटपुट हमें मिला वो ये मिला कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और इसका नाम है इलेक्ट्रॉन। और फर्दर इसका इन्वेस्टिगेशन करके इसका मास पता किया गया, तो वो है 1/1837 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर आप हाइड्रोजन एटम का मास को पुट करो यहाँ पे और कैलकुलेट करो तो वो आ जाएगा 9 × 10⁻³ kg। ग्राम में बोलोगे तो -28 ग्राम। ओके, और चार्ज जो होता है वो होता है, एवरीवन नो दिस, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास अगर पूछे तो ये रहा। तो आप मुझे, ये होमवर्क है, आप मुझे इसका आंसर बताओगे। व्हाट इज चार्ज टू मास रेशियो? व्हाट इज चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो कितना होता है? एग्जाम में पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये आप कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन का इन्वेंशन किया है ई गोल्डस्टेन ने। ओके, ई गोल्डस्टेन नाम याद रखना होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में MCQ में पूछ लेता है कभी कभी। और ईयर 1886 में प्रोटॉन का एक्सपेरिमेंट था, और ये भी जस्ट जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट की तरह ही सेटअप है, एक्सेप्ट यहाँ पे फ्लोरेसेंट मटेरियल जो है वो कैथोड के चारों तरफ लगा हुआ है, और यहाँ पर एनोड से एक रे जा रहा है कैथोड की तरफ, तो इस रे को एनोड रे बोला जाता है। ठीक है, इस ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और ये भी वैसे ही पता चलेगा, यहाँ पे फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया हुआ है जो रेड ग्लो कर रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि एक पॉजिटिव जो आयंस है एटम, गैस मॉलिक्यूल के या एयर के, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज सब्सटेंस भी है जो कि एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। ये पार्टिकल जो है इसको नाम दिया गया प्रोटॉन, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके इसका मास और इसका चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट किया गया। तो इसका मास जो होता है वो आपको याद रखना होगा, वो है 1.67 × 10⁻27 kg। और चार्ज जो होता है वो सेम दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव 1.6 × 10⁻19 होता है, और प्रोटॉन का पॉजिटिव 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है। क्लियर? AMU में अगर बोला जाए तो आप AMU यूनिट जो होता है एटॉमिक मास यूनिट, उसमें आप याद रखना 1.0072766 AMU, और अप्रॉक्सीमेटली इसको 1.007 AMU भी बोल सकते हैं हम लोग मास के फॉर्म। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से हेवी होता है, या फिर यहाँ पे आपको मास देखने के समझ में आता होगा कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 9 × 10⁻31 था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से कितना टाइम्स हेवियर होता है। तो आपको क्या करना है, रेशियो ले लेना है मास ऑफ प्रोटॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का रेशियो आप लोगे, रेशियो लेके देखना ये 1837 टाइम्स आ रहा है या नहीं। पहला ये एक काम करोगे, यहाँ पे इन दोनों का रेशियो निकाल के चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं। और दूसरा काम फिर से वही चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन। ओके, जैसे कि इलेक्ट्रॉन में हमने कैलकुलेट किया था।
तो ये था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इन्वेंशन, उनका चार्ज, उनका मास, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो है जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल को हम लोग वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। और इनको, इसका और भी बहुत सारा नाम है, जैसे रेजिन पडिंग और प्लम पडिंग एटॉमिक मॉडल, इतना सारा इसका नाम है। और ऐसा नाम क्यों है? ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो वाटरमेलन से रिजेंबल करता है। एक वाटरमेलन कैसा होता है? वाटरमेलन आपने देखा होगा, उसमें रेड कलर का बाकी सब्सटेंस होता है, और सॉरी मैंने ग्रीन कर दिया। सो रेड कलर का बाकी पार्ट होता है, और उसमें बीच बीच में क्या होता है, हमारा सीड्स बिखरे रहते हैं उसके अंदर। जे थॉमसन ने कहा कि एटॉमिक एटम जो होता है वो एक वाटरमेलन की तरह होता है, जिसका आउटर पार्ट जो हो रहा है वो उसका पॉजिटिव पडिंग होता है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सीड्स की तरह बिखरे रहते हैं। एंड यू कांट बिलीव दैट कि इस एटॉमिक मॉडल के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था इन 1906, और उनका पोस्टुलेट था पहला ये, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का विथ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड इन इट। इसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरे हुए होते हैं। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव charge in an atom are equal in magnitude due to which an electron is electrically neutral। obviously उन्होंने कहा जितना बाहर का पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही अंदर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, और एज ए रिजल्ट टोटल न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तब तक 1920 तक यू कांट बिलीव कि किसी को पता नहीं था कि न्यूट्रॉन बोल के भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। तब तक लोग यही जानते थे कि सिर्फ दो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, ठीक है। बाद में पता चला कि न्यूट्रॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, और इसका पता किया किसने? इसका पता किया रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से। सो 1920 में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन एटम के अलावा बाकी किसी भी एटम का जो मास है वो सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट करके नहीं समझ में आ रहा है। जरूर एक थर्ड पार्टिकल इन्वॉल्व है जो कि मास से रिलेटेड है। मैंने क्या कहा? जरूर एक थर्ड पार्टिकल इन्वॉल्व है जो मास से रिलेटेड है। चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। तो एक थर्ड पार्टिकल वहां पे अवेलेबल है जिसमें मास होता है लेकिन कोई चार्ज नहीं होता है, और उसका नाम दिया रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन। और ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि हीलियम एटम। हीलियम एटम जो होता है इसके पास दो प्रोटॉन होता है, दो प्रोटॉन है एटॉमिक नंबर और दो इलेक्ट्रॉन है। तो इसका अप्रॉक्सीमेट जो मास होगा, इसका जो मास होगा वो प्रोटॉन के मास का ट्वाइस होगा। तो न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन है, तो दो प्रोटॉन का मास हम लोग निकाल लेंगे, और दो इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। तो इसका जो मास होना चाहिए वो हीलियम का, वो ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। प्रोटॉन का मास जो है वही अकाउंट होता है फॉर मास ऑफ एटम, ठीक है ना। अभी हमने देखा कि प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। अभी अभी देखा हमने कितना टाइम्स हेवियर है, अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स, इजंट इट? लुक हियर, दिस वन। सो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि हीलियम का जो मास है वो दो प्रोटॉन के मास के बराबर होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम लोग देखते हैं तो ये 4 टाइम्स आता है, ठीक है। सो प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट मास ऑफ हीलियम इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये कैसे हुआ, इसको पता करने के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, दैट इज न्यूट्रॉन, ठीक है। ऐसा क्यों होता है देखो, अगर थोड़ा और डिटेल में इसको समझा जाए तो कह सकते हो कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का आपको पता होगा एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1 होता है। तो इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसको डिटेल में हम लोग और थोड़ा स्टडी करेंगे थोड़ी देर बाद, एटॉमिक नंबर, मास नंबर।
और इसमें न्यूट्रॉन जो होता ही नहीं है, तो इसीलिए इसका जब मास कैलकुलेट हम लोग करते हैं तो हर वक्त सही आ रहा था। लेकिन जैसे हीलियम का अगर हम लोग करने जाते हैं तो हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, तो इसमें प्रोटॉन जो होता है 2 होता है, इलेक्ट्रॉन 2 होता है और न्यूट्रॉन भी 2 होता है। तो इसका कैलकुलेशन जब हम लोग करने जाते हैं तो गलत आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, जो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन बोल रहा है ना, वो ये हो रहा है। देखो ट्वाइस होना चाहिए, 2 प्रोटॉन है, लेकिन एक्चुअली इसका मास नंबर 4 होता है, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसको समझने के लिए जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया और एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल को एक्सप्लेन किया, दैट इज न्यूट्रॉन। तो हमें जो याद रखना है वो याद रखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज और मास, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो मैंने पहले ही बता दिया आपको याद रखने के लिए। लास्ट एक चीज़ याद रखना, दैट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, तो इसका चार्ज 0 होता है और इसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे पूछे कि प्रोटॉन कितना टाइम्स हेवियर है इलेक्ट्रॉन से, जो मैंने पहले ही होमवर्क दे दिया है, तो यहाँ उसका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालोगे मास का, तो आएगा इट इज़ 1840 टाइम्स हेवियर, अप्रॉक्सीमेटली 1800-1900 2000 के आसपास बोल सकते हो हेवी होता है। ओके, सो यहाँ पर न्यूट्रॉन पार्टिकल का जो खोज है, न्यूट्रॉन नाम जो है वो उसने रदरफोर्ड ने नहीं दिया था। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके, प्रिडिक्ट करके, जिन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया उनका नाम है चैडविक, और ये 1932 में हुआ था ये नेम। तो एग्ज़ाम में अगर पूछे हु इज़ द, किसने खोज किया है अगर न्यूट्रॉन का, तो आप आंसर लिखोगे डिस्कवर्ड, न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। ओके, ये पूछा भी गया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तब AI ट्रिपल ही होता था 2004 या 5 में क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट याद रखना है हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर किसे कहते हैं, ये हम डिस्कस, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पहले से ही पता है। ठीक है, जब भी किसी एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है, सपोज करो एक एटम है X, तो उसके नीचे उसका एटॉमिक नंबर Z के फॉर्म में, नीचे एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास नंबर जो है उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं या M से, ये ऊपर होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या डिफाइन करता है? एटॉमिक नंबर डिफाइन करता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, और एटॉमिक नंबर ही रिस्पॉन्सिबल होता है और आइडेंटिटी होता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। जैसे कि हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 का मतलब एक प्रोटॉन, मतलब वो हाइड्रोजन हो गया। एटॉमिक नंबर 2, इसका मतलब वो हीलियम हो गया। तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं उसका आइडेंटिटी जो है वो एटॉमिक नंबर है। याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर ही आइडेंटिटी होता है उस एटम का। अगर मैं कहूँ आपसे कि एटॉमिक नंबर 8, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, कौन सा एलिमेंट है, तो आप आराम से बोलोगे ये ऑक्सीजन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन का होता है। और एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और अगर वो न्यूट्रल एटम है, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो याद रखना जितना सारा प्रोटॉन होगा उतना सारा ही इलेक्ट्रॉन भी होगा न्यूट्रल एटम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ एटॉमिक नंबर 8 ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ऑक्सीजन इज 8, और अगर इसमें कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 8। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन O2 माइनस, ऑक्सीजन नहीं O2 माइनस, तो आप क्या बोलोगे? देखो अभी भी इसका एटॉमिक नंबर 8 ही है। चार्ज हो जाने का मतलब ये नहीं होता आप इसका एटॉमिक नंबर 6 लिख दोगे, क्योंकि किसी एटम का आइडेंटिटी होता है उसका एटॉमिक नंबर। सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अभी भी 8 है, भले उसमें 2 चार्ज आ गया है, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब इसके अंदर प्रोटॉन अभी भी 8 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 गायब हो गया है, सॉरी 2 एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। 2 माइनस का मतलब 2 ऐड हो गया है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है पहले 8 थे और 2 ऐड हो गया, सो टोटल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इज इट क्लियर कैसे एटॉमिक नंबर से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं अनचार्ज एटम का और
चार्ज्ड एटम का। उसी तरह मास नंबर क्या होता है? मास नंबर जो होता है ये होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो होता है इसको हम लोग मास नंबर कहते हैं। ठीक है, सो मास नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं Z, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कैल्शियम 2040 और मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं आपको बताने हैं। जैसे ही आप इसका एटॉमिक नंबर देखोगे नीचे, इस एटॉमिक नंबर को देखते ही आपको पता चल जाएगा प्रोटॉन कितना है। तो इसमें सिंपली आप लिख सकते हो प्रोटॉन जो है वो 20 है। और अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज्ड है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना सारा ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना है? मास नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो मास नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो बचता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, सॉरी। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करना होगा, which is 20. Is it clear? If yes, then please solve the following. आपको इसमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल हीलियम 24, पोटासियम प्लस, मैं एटॉमिक नंबर नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग इसको पीरियोडिक टेबल यूज़ करके इसका आंसर बताओगे मुझे। कैल्शियम 2+, इसके अलावा आप निकालो फ्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस और मैग्नीशियम। इन सारे एलिमेंट्स का और चार्ज्ड आयंस का आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो या फिर इसका वीडियो भेज सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। इसके बारे में तो हम लोग आइसोटोप, आइसोबार के बारे में फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आइसोटोप क्या होता है? अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम होगा। देख लो, मैंने पहले ही कहा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसका आइडेंटिटी होता है। तो एटॉमिक नंबर 1 मतलब ये हाइड्रोजन ही है, लेकिन उसका मास नंबर अगर अलग अलग हो जाए तो ऐसे स्पीसीज को हम आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका सबसे वेल नोन एग्जाम्पल है सिंपल हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। ठीक है, आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार्स का मास नंबर सेम रहता है और एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। तो देखो जैसे ही एटॉमिक नंबर अलग हुआ तो ये एलिमेंट भी अलग हो गया। तो ऐसे स्पीसीज या ऐसे एलिमेंट्स जिसका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, इसे आइसोबार कहते हैं। इन सारे आइसोटोप का आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे। सिमिलरली सारे आइसोबार्स का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो मुझसे पूछोगे। एंड थर्ड जो होता है इसे हम कहते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन में जो होता है इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है सेम होता है। इनका एटॉमिक नंबर, मास नंबर दोनों अलग है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है सब में सेम होता है। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सेकेंड वाले में मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। थर्ड वाले में मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम है, तो इसको कहते हैं आइसोटोन्स। एग्जाम में छोटा छोटा क्वेश्चन में ये सब पूछता है। ओके, तो फटाफट कैलकुलेट करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो अभी। सो आई होप सबका आंसर आया होगा। एक बार देख लेते हैं डिटेल सॉल्यूशन।
देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। सो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसको उल्टा हम लोग लिख सकते हैं, और इसको अगर आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। तो आप बोल सकते हो 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम is equal to 1 electron. So 1 gram is equal to how many electrons? Simple. It is unitary method. So this much electrons. इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो आपका आंसर कितना आएगा? सिंपली 1 डिवाइडेड बाई आप 9.1 करो तो ये हो जाता है 0.1099 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स। और ये नंबर कितना बड़ा है, ये नंबर कितना बड़ा है, अगर इसको आपको कैलकुलेट करना हो तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड कर दे रहा हूँ। आप इसका आंसर मुझे बताओ, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दे रहा हूँ। एडिशन ये है कि 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन जो है, 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड, 1 सेकेंड में, हर सेकेंड आप 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव करो। हर सेकेंड 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करो तो 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में आपको कितना टाइम लगेगा? सोचो, हर सेकेंड आप 1 मिलियन रिमूव कर रहे हो तो आपको कितना टाइम लगेगा 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन में, 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, IITs के स्क्रीनिंग टेस्ट में, इंटरव्यूज वगैरह में। तो आपको क्या करना है, बस 1 मिलियन से इसको डिवाइड करना है और जो सेकेंड में आएगा उसको आपको फर्दर कन्वर्ट करना होगा आवर्स में, ईयर्स में, डेज में, और मुझे बताना कितना टाइम लगेगा। ठीक है, प्रोबेबली इन डेज और ईयर्स। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन द मोल कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैं बार बार आपको बताता था कि मोल कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट पीछा नहीं छोड़ने वाला क्लास 12 तक। एटलीस्ट केमिस्ट्री जब तक पढ़ोगे मोल कॉन्सेप्ट तब तक आपके पीछे रहेगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करो वीडियो पॉज करके। सो आई होप सबका आंसर आया होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब, 1 मोल का मतलब हो जाएगा यहाँ एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, तो एवोगैड्रोस नंबर टाइम्स का मास आप निकाल लो। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, तो एवोगैड्रोस नंबर टाइम्स का आप चार्ज निकाल लो। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखो, मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी करवाया है तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज दिस। सो मास ऑफ 1 मोल मतलब एवोगैड्रोस नंबर के टाइम्स के बराबर, तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है और ये आ जाएगा आपका दिस मच ऑफ kg। ठीक है, और चार्ज का भी सेम कॉन्सेप्ट, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इतना कूलम, तो 1 मोल का चार्ज हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इतना कूलम। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है इसे हम कहते हैं फैराडे। ये यूनिट ऑफ चार्ज भी होता है और इसे कहा जाता है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। एग्जाम में अगर आपसे पूछे व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, योर आंसर इज फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज अप्रॉक्सीमेटली 96500 कूलम। अप्रॉक्सीमेटली, देखो मैंने अप्रॉक्सीमेटली बोला, एग्जैक्ट कुछ और आता है थोड़ा सा। तो 96500 कूलम जो है, इसको कहते हैं हम लोग 1 फैराडे, और ये बहुत बड़ा चार्ज है। कितना बड़ा चार्ज है आप खुद सोचो,
अगर यही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे कि 1 फैराडे इज हाउ बिग यूनिट, to illustrate that, let's remove 1 million electrons per second and how much time required to remove 1 फैराडे of charge. अगर किसी सब्सटेंस में 1 फैराडे चार्ज को रिमूव करना हो तो आपको कितना टाइम लगेगा? सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी है, 1 मिलियन से डिवाइड करो नंबर ऑफ मोल्स को एंड देन कैलकुलेट करो, तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा यूनिट होता है। तो इन दोनों का आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। 1 मोल ऑफ मीथेन में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है? सो मीथेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसके लिए। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ओके, तो हमें पता है कि कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, और हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे 4 हाइड्रोजन हैं, तो इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक मॉलिक्यूल में 10 होता है। एक मॉलिक्यूल CH4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है 10। तो हमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना है? एक मोल के लिए हमें पता है एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सो एक मोल मीथेन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिमिलरली बाकी के 3 क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क रहा। फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 ग्राम ऑफ C14। देखो C14 बोला है तो इसका मतलब ये मास नंबर है, याद रखना। इसका एटॉमिक नंबर 6 ही होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन का मास जो है यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया, इसको यूज़ करना है। तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन 7 ग्राम में निकालना है। तो आप 7 ग्राम में कितना सारा एटम है पहले कैलकुलेट कर लो, और फिर एक एटम में कितना न्यूट्रॉन है उसको कैलकुलेट करो और उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की जगह प्रोटॉन है। 34 मिलीग्राम ऑफ NH3, तो 34 मिलीग्राम NH3 में कितना सारा NH3 का मॉलिक्यूल है कैलकुलेट कर लो, और वहाँ से एक मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन है कैलकुलेट करो एंड देन उसको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, क्या आंसर चेंज होगा अगर टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग चेंज करेंगे? सोच के इसका आंसर देना। तो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एंड उसका डिमेरिट्स, एंड देन बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड उसका डिमेरिट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, टिल देन थैंक यू।